अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे प्रोलैप्स्ड इंटीवर्टिब्रल डिस्क, जिसको हम PIVD भी बोलते हैं। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे। द IV डिस्क कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, द कार्टिलेज एंड प्लेट्स, न्यूक्लियस पल्पोसिस, एन्युलस फाइब्रोसिस। अब हम देखेंगे ये क्या है। ये जो है ये एक वर्टिब्रल बॉडी है। ये जो बीच में उसका है ये डिस्क है। अब डिस्क के जो यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है ये क्या है, ये है एंड कार्टिलेजिनस एंड प्लेट्स, ये यहाँ पे जो है। अब ये क्या है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क है और यहाँ पे जो है नर्व रूट है। यहाँ पे जो है फेसेट, जब भी ये दो जॉइंट्स मिले हुए होते हैं तो उन जॉइंट्स को फेसेट जॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे ये पेडिकल है एंड ये जो है पूरा ये और ये जो है और ये जो है ये क्या है, वर्टिब्रल बॉडीज है। अब यहाँ से एक जो ये जो लाइन है ये क्या है, ये है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लाइन। अब ये क्या है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लाइन। अब इसके जो बीच में ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है इंट्रावर्टिब्रल फोरामेन। अब हमें क्या देखना है कि बीच वाला जो पार्ट है, ये जो डिस्क है, ये देखना है हमें। ये जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियस पल्पोसिस है, जो किससे बना हुआ है, ग्लिटेनियस मटेरियल का। और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये क्या है, एन्युलस फाइब्रोसिस है। और उसके जो एंड्स है यहाँ पे ये क्या है, कार्टिलेजिनस प्लेट्स है, एंड प्लेट्स। अब हम फर्स्ट क्या देखेंगे, कार्टिलेजिनस जो है, कार्टिलेजिनस प्लेट्स क्या है, आर थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज बिटवीन एडजेसेंट vertebral bodies and the disc proper. The disc receives its nutrition from the vertebral bodies via these end plates by diffusion. अब जो यहाँ पे ये क्या है, कार्टिलेजिनस एंड प्लेट्स हैं, ये क्या है, ये थिन है। ये किससे बना हुआ है, हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है। और ये क्या करता है, ये रिसीव करता है क्या, न्यूट्रिशन करता है, जो वर्टिब्रल बॉडीज जो है उससे रिसीव करता है ये न्यूट्रिशन बाय डिफ्यूजन। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस पल्पोसिस इज ए गिलिटिनियस मटेरियल विच लाइज ए लिटिल पोस्टीरियर टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द वर्टिब्रा. It is enclosed in annulus fibrosis, a structure composed of concentric rings of fibrocartilaginous tissue. It is a soft jelly-like center that provide cushioning. अब जो ये एनुलस फाइब्रोसिस ये किससे बना हुआ है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस टिश्यू से। ये क्या है, ये एक सॉफ्ट जेली लाइक है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो प्रोवाइड करता है कुशनिंग। अब एनुलस फाइब्रोसिस जो है वो देखना है। यहाँ पे ए स्ट्रॉन्ग आउटर रिंग ऑफ फाइबर्स दैट रेसिस्ट कंप्रेसिव फोर्सेस। अब जो ये न्यूक्लियस, ये था न्यूक्लियस पल्पोसिस। अब जो ये एनुलस फाइब्रोसिस है, न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है ये बना हुआ है ग्लिटेनियस मटेरियल का। अब जो एनुलस फाइब्रोसिस है ये फाइब्रोकार्टिलेजिनस टिश्यू का बना हुआ है, जो एक स्ट्रॉन्ग आउटर रिंग है यहाँ पे डिस्क के जो डिस्क में ये जो है, यहाँ पे आप देखिए जो आउटर कवरिंग है ये क्या है, एनुलस फाइब्रोसिस है। अब हम देखेंगे प्रोलैप्स्ड इंटीवर्टिब्रल डिस्क, PIVD. It's also known as herniated disc. It is a common condition that occurs when the material inside a spinal disc bulges or ruptures through the outer layer and compresses the nerves in the spinal canal. This can cause pain, numbness, weakness, and other symptoms, pins and needle sensation, slow debilitating tiptoe walking, atrophy and weakness, loss of bladder and bowel control, muscle spasm.
अब जो प्रोलैप्सिड डिस्क है, प्रोलैप्सिड इंटरवर्टेब्रल जो डिस्क है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हर्निएटेड डिस्क। ये जो है ये कॉमन कंडीशन है। जो क्या होता है, जो हर एक जो स्पाइनल डिस्क है उसमें क्या होता है, बल्ज आ जाता है और रैप्चर हो जाता है डिस्क। और जब रैप्चर हो जाता है या बल्ज जब आ जाता है डिस्क में, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कंप्रेशन आ जाता है नर्व में। जब नर्व कंप्रेशन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, नमनेस, वीकनेस आ जाता है, नीडल सेंसेशन पेशेंट को लगता है, एंड मसल वीकनेस आ जाता है और पेशेंट अच्छे से चल नहीं पाता है। और क्या होता है, जो ब्लेडर है उसमें क्या हो जाता है, ब्लेडर एंड बाउल कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाता है, और पेशेंट को क्या होता है, मसल स्पाज्म भी आ जाता है जब ये डिस्क हो जाती है। अब हम देखेंगे स्टेजेस क्या है। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। एन्युलर टियर, जिसको हम डिजेनरेशन भी बोलते हैं, प्रोट्रूशन, डिस्क बल्ज या प्रोलैप्स, थर्ड जो है एक्सट्रूशन और हर्निएशन, फोर्थ जो है सुकेस्ट्रेशन। अब हम देखेंगे जो ये है जो स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज जो डिजेनरेशन स्टेज जो है, ये जो है ये यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल डिस्क है यहाँ पे। अब ये जो है ये डिजेनरेशन डिस्क है, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा वियर एंड टियर आ गया है। अब ये जो है बल्जिंग है, डिस्क में क्या हुआ है, यहाँ पे बल्ज हो गया है, ये थोड़ा बाहर आ गया है। ये हर्निएटेड में पूरा जो ये न्यूक्लियस है ये बाहर आ गया है। अब बल्ज में और हर्निएशन में क्या फ़र्क है? अब ये देखिए आप, ये डिजेनरेशन है, इसमें क्या है, जो डिजेनरेशन है ये क्या है, ये न्यूक्लियस जो है अपनी जगह पे है, और जो एनुलस फाइब्रोसिस है वो भी अपनी जगह पे है, सिर्फ वियर एंड टियर आ गया है, डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया है। अब इसमें प्रोलैप्स बल्ज जो है, बल्ज में क्या फ़र्क है, मतलब जो ये न्यूक्लियस है ये थोड़ा सा पुश हो गया है, लेकिन ये इन कांटेक्ट है, ये यहाँ पे ये जो है ये कट नहीं हुआ है, एनुलस फाइब्रोस जो है वो कट नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर निकल के ये बल्ज बन गया है। थोड़ा सा बल्ज होने की वजह से क्या हो जाता है, न्यूरो कंप्रेशन हो जाता है, फिर पेशेंट को पेन हो जाता है। अब एक्सट्रूशन और हर्निएशन में क्या हुआ है, जो न्यूक्लियस और एनुलस फाइब्रोसिस ये दोनों बाहर आके ये कट, ये उसको न्यूक्लियस, जो ये न्यूक्लियस है इसने कट कर दिया है, किसको, जो एनुलस फाइब्रोसिस है उसको कट करके ये पूरा बाहर आ गया है न्यूक्लियस, इसको हम हर्निएशन बोलते हैं। अब जो सिकेस्ट्रेशन है ये फोर्थ है। फोर्थ स्टेज में क्या आता है, एक तो ये पूरा बाहर आ जाता है, न्यूक्लियस भी बाहर आता है, और ये जो है यहाँ पे एनुलस फाइब्रोसिस ये भी पूरा कट होके बाहर निकल के ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। इसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाता है जो बहुत ज़्यादा सीवियर है हर्निएशन, और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा सर्जरी जो है, सर्जरी करनी ज़रूरी होती है, पेशेंट को इसमें सर्जरी करनी ही पड़ती है। यह है फोर्थ स्टेज। डिजेनरेशन जो फर्स्ट था, द डिस्क वीकनेस एंड वियर्स डाउन ओवर टाइम बट इट्स कॉन्टैक्ट रिमेन intact. Prolapse, the nucleus of the disc pushes against the annulus, causing the disc to bulge. Extrusion, another stage of a herniated disc, nucleus pulposus is displaced from the intervertebral disc, ruptured disc. Sequestration, extruded disc material that has no continuity with the parent disc and is displaced away from the site of एक्सट्रूशन। अब हम देखेंगे पैथोलॉजी। द टर्म प्रोलैप्स्ड डिस्क मीन्स द प्रोट्रूशन और एक्सट्रूशन ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोसिस थ्रू ए रेंट इन द एनुलस फाइब्रोसिस। इट इज नोटेड ए वन टाइम phenomenon, rather it is a sequence of changes in the disc which ultimately lead to its prolapse. अब इसमें क्या है, जब भी प्रोट्रूशन होता है या इसमें डिस्क में एक्सट्रूशन होता है, तो ये क्या है, ये एक ही टाइम जो है एट अ टाइम नहीं होता है, ये सीक्वेंस के हिसाब से चेंजेस आ जाते हैं डिस्क में। फॉर एग्जांपल, अगर पहले डिजेनरेशन होता है डिस्क में, उसके बाद प्रोलैप्स हो जाता है, उसके बाद जो है एक्सट्रूशन हो जाए, तो लास्ट में जो है सिक्वेस्ट्रेशन हो जाता है। ऐसे ही चेंज जो है सीक्वेंस वाइज आते हैं डिस्क में। These changes consist of the following, क्या क्या आता है, न्यूक्लियस डिजेनरेशन, न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट, स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस। इसमें 3 टाइप्स के जो है चेंज आते हैं। न्यूक्लियस डिजेनरेशन हम देखेंगे, न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट एंड स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस।
अब हम देखेंगे न्यूक्लियस डिजेनरेशन. Degeneration changes occur in the disk before displacement of the nuclear material. These changes are softening of the nucleus and its fragmentation and weakening and disintegration of the posterior part of the annulus. जो हमने फिगर फर्स्ट में देखा है उसमें क्या आ जाता है कि जो डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो पूरा बाहर नहीं निकलता है. सिर्फ उसमें क्या चेंजेस आते हैं, डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, सॉफ्टन हो जाता है न्यूक्लियस एंड क्या हो जाता है, वो वीक हो जाते हैं. जो वो डिस्क है उसमें वीकनेस आ जाती है. अब जो सेकेंड है, अब है न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट. द न्यूक्लियस इज अंडर पॉजिटिव प्रेशर एट ऑल टाइम्स. When the annulus become weak, either because a small area of its entire weakness has disintegrated spontaneously, or because of injury, the nucleus tends to bulge through the defect. This is called a disc protrusion. फिगर बी में जो हमने देखा है वो क्या है, न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट. उसमें जो न्यूक्लियस है वो पूरा डिस्प्लेस होके बाहर आके वो बल्ज बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोट्रूशन. This tendency is greatly increased if the nucleus is degenerated and fragmented. Finally, the nucleus comes out of the annulus and lies under the posterior longitudinal ligament. Through it has not lost contact with the parent disc. This is called extrusion. अब ऐसे ही जो हमने थर्ड में देखा है उसमें क्या होता है, एक्सट्रूशन होता है, हर्निएशन आ जाता है. The extruded the disc does not go back. The posterior longitudinal ligament is not strong enough to prevent the nucleus from protruding further. The extruded disc may lose its contact with the parent disc when it is called sequestration. Sequestration में पूरा लॉस हो जाता है, इसमें फ्रेगमेंटेशंस भी निकल आते हैं. The sequestrated disc may come to lie behind the posterior longitudinal ligament or may become free fragment in the canal. अब हम देखेंगे stage of fibrosis. This is the stage of repair. This begins alongside of degeneration. The residual nucleus pulposus becomes fibrosed and the extruded nucleus pulposus became flattened, fibrosed and finally undergoes calcification. अब लास्ट में क्या होता है, फ्लैटनेड होता है, फाइब्रोसिड हो जाता है एंड फाइनली क्या हो जाता है, कैल्सिफिकेशन. जो कैल्सिफिकेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कैल्शियम बिल्ड्स अप इन ए बॉडी टिश्यू काजिंग द टिश्यू टू हार्डन. अब एट द सेम टाइम उसी टाइम क्या होता है, न्यू बॉर्न फॉर्मेशन ऑकर्स एट द पॉइंट वेयर द posterior longitudinal ligament has been stripped from the vertebral body and spur formation occur. The site of exit of the nucleus is usually posterolateral on one side or on the other side. अब उसी टाइम क्या हो जाता है, न्यू बॉर्न फॉर्मेशन जो है वो ऑकर होता है उस पॉइंट पे. अब जो लॉन्गिट्यूडनल जो है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लेगमेंट क्या है वो स्ट्रिप हो जाता है, कहाँ पे, वर्टिब्रल बॉडी से वो स्ट्रिप ऑफ हो जाता है एंड वहाँ पे क्या होता है, सपर फॉर्मेशन जो है वो ऑकर हो जाता है. अब हम देखेंगे टाइप्स क्या है. पहला टाइप जो है पोस्टीरोलेटरल डिस्क हर्निएशन. Protrusion is usually posterolateral into vertebral canal, compresses the roots of the spinal nerve. Protrude disc usually compress next lower nerve as the nerve crosses level of disc in its path to its foramen. Protrusion of fifth lumbar disc usually affects S1 instead. अब हमें देखना है जो ये प्रोट्रूशन जो है, प्रोट्रूशन जब भी डिस्क प्रोट्रूशन हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, जो नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, नर्व कंप्रेशन की वजह से जो है पेन हो जाता है. और यूजुअली कहाँ पे होता है प्रोट्रूशन, L5 S1 पे. जो फिफ्थ वर्टिब्रा है उसी पे हो जाता है तो वो इफेक्ट करता है S1 को भी. अब क्या है, सेंट्रल पोस्टीरियर हर्निएशन क्या है, लेस फ्रीक्वेंटली और प्रोट्रूडेड डिस्क अबव सेकेंड लंबर वर्टिब्रा में कंप्रेस स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ और मे रिजल्ट इन द कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम. अब सेंट्रल जो पोस्टीरियर हर्निएशन है उससे क्या हो जाता है, ये भी कंप्रेस करती है नर्व को
अब उसकी वजह से जो क्या होता है, जो कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम हो जाता है। कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम जो है ये एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और मेडिकल इमरजेंसी है। That happens when an injury or herniated disc compress no root at the bottom of spinal cord and cut off the sensation and movement। अब इसकी वजह से क्या होता है, कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम हो जाता है। ये जो है बहुत सीरियस कंडीशन बन जाता है। जब कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम हो जाए तो उस कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम की वजह से जो है वो क्या हो जाता है, कट ऑफ जो है नर्व रूट हो जाती है और जो मूवमेंट्स है वो भी कट ऑफ हो जाता है। पेशेंट जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, इसीलिए ये बहुत सीरियस कंडीशन है। तो उसी टाइम पेशेंट को क्या डॉक्टर के पास जाना होता है। अब जो ये कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम है इसमें क्या आ जाता है, बंडल ऑफ नर्व रूट जो है वो कंप्रेस हो जाती है। तो उसके बाद जो है वो क्या है, लेटरल डिस्क हर्निएशन में कंप्रेस द नर्व रूट अबोव द लेवल ऑफ द हर्निएशन। L4 नर्व रूट इज मोस्ट ऑफन इन्वॉल्व्ड एंड पेशेंट टाइपिकली हैव इंटेंस रेडिकुलर पेन। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें भी जब डिस्क बाहर निकलती है वो कंप्रेस करती है किसको, नर्व को। जब कंप्रेशन हो जाता है नर्व में तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है L4 जो नर्व रूट है वो कंप्रेस हो जाती है। तो पेशेंट को क्या करता है, रेडिकुलर पेन, मतलब पेशेंट को लेग्स में भी पेन जाता है उसकी वजह से, या जैसे कि साइटिका में आता है उसमें भी रेडिकुलरोपैथी जो है आता है इसमें भी। तो वो क्या है, लेटरल डिस्क हर्निएशन है। ये तीसरा टाइप था उसका। अब हम देखेंगे कॉजेज क्या है। रिपीटेटिव मैकेनिकल एक्टिविटीज, मतलब फ्रीक्वेंट बेंडिंग, ट्विस्टिंग, लिफ्टिंग एंड अदर सिमिलर एक्टिविटीज विदाउट ब्रेक्स एंड प्रॉपर स्ट्रेचिंग कैन लीव द डिस्क डैमेज। मतलब जो मतलब जो भी कोई इंसान जब बहुत बेंड करता है, बार बार उसको बेंडिंग पोजीशन में जाना होता है, या वो कोई हैवी थिंग्स उठाता है, या लिफ्टिंग करता है बहुत ज़्यादा, ट्विस्टिंग अगर करता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसमें भी डिस्क प्रॉब्लम जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब रिपीटेटिव मूवमेंट्स की वजह से, जब बार बार कोई चीज़ इंसान करे, बेंडिंग बहुत ज़्यादा करे, तो उसकी वजह से उसको क्या हो जाता है, डिस्क जो है वो उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अब जो सेकेंड है वो क्या है, ट्रॉमेटिक इंजरी टू लंबर डिस्क commonly occurs when lifting while bending at the waist rather than the lifting with the legs while the back is straight। अब किसी ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से भी क्या है, लंबर डिस्क प्रॉब्लम आ जाता है। ओबेसिटी की वजह से भी जब मोटापा ज़्यादा हो जाए तो स्पाइनल डिजेनरेशन होता है, कैन बी क्विक्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द बर्डन सपोर्टिंग एक्सेसिव बॉडी फैट। उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, ओबेसिटी की वजह से भी क्या आता है, जो है डिस्क प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अब क्या है, प्रैक्टिसिंग ऑफ पुअर पोस्चर, improper spinal alignment while sitting, standing, lying down, stairs the back and neck। अब ये क्या है, प्रैक्टिसिंग पुअर पोस्चर, मतलब जब भी इंसान गलत पोजीशंस में बैठे या गलत पोजीशंस में काम करे, या आप जब भी इंसान के जो गलत पोजीशंस की वजह से वो कुछ भी काम करे, या उसको स्टैंडिंग, वॉकिंग, सिटिंग, जब भी वो गलत पोजीशन, तौर तरीके उसके गलत हो तो उसकी वजह से क्या आता है, पोस्चर स्टार्ट हो जाता है। गलत पोस्चर होता है तो पोस्चर की वजह से भी क्या होता है, पेन हो जाता है, और जो है स्पाइन जो है डिस्क प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह से, जब पुअर पोस्चर हो उसकी वजह से भी क्या होता है, डिस्क प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। टबैको अब्यूज़ की वजह से भी द केमिकल्स कॉमनली फाउंड इन द सिगरेट्स कैन इंटरफियर विद द डिस्क एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट विच रिजल्ट इन द वीकनिंग ऑफ द डिस्क। अब जो लोग सिगरेट्स पीते हैं, टबैको ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, डिजनरेशन आ जाता है, वीक बोन्स बन जाते हैं। वीकनेस की वजह से भी जो है डिस्क में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। ये था काजेज़, किस किस चीज़ की वजह से जो है वो जो है डिस्क प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस। द डायग्नोसिस इज मेनली क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस लाइक CT, MRI स्कैन may be done to confirm the diagnosis, especially if surgery being considered।
माइलोग्राम, प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स सच एज हर्निएटेड डिस्क, ट्यूमर्स, बोन सपर एंड ईएमजी। ये जो पार्ट है ये क्या है, ये डायग्नोस कर सकते हैं पेशेंट को। जब भी पेशेंट आए आपके पास तो आपको समझ नहीं आएगा कि उसको कौन सी वाली डिस्क है, डिजेनरेटिव है, बल्जिंग है, हर्निएशन है, थिनिंग डिस्क है, कौन सी सिक्वेस्ट्रेशन है, क्या प्रॉब्लम है उसमें। उसके लिए जो वो डायग्नोस करने के लिए पेशेंट को बोलना है सीटी स्कैन एंड एमआरआई करने के लिए। और उसमें कुछ और टेस्ट आते हैं, माइलोग्राम आते हैं और ईएमजी, वो सब कुछ पेशेंट को बोलना है करने के लिए। अब हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं पेशेंट को। फर्स्ट जो है पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। पेशेंट अगर आपके पास आए तो आपको उसको हिस्ट्री पूछना है कि जो उसको प्रॉब्लम है वो किस वजह से हुआ है और उसकी हिस्ट्री क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट करवाना है जिसको हम लेसिग्यू साइन भी बोलते हैं। एंड इट इज़ ए न्यूरोडायनेमिक एग्जाम टू एक्सेस नर्व रूट इरिटेशन इन द लंबोसैक्रल एरिया। जब हम स्ट्रेट लेग रेज करते हैं तो उससे हमें नर्व रूट का पता चलता है कि कहाँ पे और कितना जो है नर्व कंप्रेशन हुआ है। EHL टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस, जो है वो एक मसल टेस्ट है, वो भी करते हैं। हॉफमैन्स टेस्ट करते हैं, गेट असेसमेंट करते हैं एंड मोटर फंक्शन करते हैं जिसको हम MRC बोलते हैं। सेंसेशन कर देखते हैं और रिफ्लेक्सेस देखते हैं। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जब पेशेंट आए तो उसको क्या क्या करना होता है। इनिशियली जो है वो क्या देते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। अगर पेशेंट आता है तो उसको पहले ही क्या करना है, मेडिसन से ही पहले जो है वो ठीक करना होता है पेशेंट को। पेशेंट एजुकेशन ऑन प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स, फिजियोथेरेपी मोडालिटीज, एक्सरसाइज, एपिड्यूरल कॉर्टिकोसोन इंजेक्शन। पेशेंट को एजुकेट करना है, उसको फिजियोथेरेपी के बारे में, फिजियोथेरेपी भी करवा सकते हैं। फिजियोथेरेपी में हम मोडालिटीज देते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या एपिड्यूरल कॉर्टिकोसोन इंजेक्शन भी देते हैं। वेट कंट्रोल बोलते हैं पेशेंट को करने के लिए। और लंबोसैक्रल बैक सपोर्ट जो है वो देना होता है। इनिशियली जो है बैक सपोर्ट अगर पेशेंट को करना होता है जब इनिशियल स्टेज पे हो पेशेंट का जो अगर पेन है इनिशियल स्टेज पे अगर एक्यूट है तो इसमें हम ये सब चीज़ें दे सकते हैं। टबैको सिसेशन, रेस्ट, कोल्ड एंड हीट थेरेपी, ये हम पहले इनिशियल स्टेज पे देते हैं। अब अगर पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा है, अगर वो हर्निएशन पे पहुंचा है या सिक्वेस्ट्रेशन या कुछ लास्ट स्टेज पे अगर डिस्क प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्जरी। इन सीवियर केसेस सर्जरीज में भी नेसेसरी। फर्स्ट जो सर्जरी में आता है क्या है, डिसेक्टोमी और मैक्रो डिसेक्टोमी। इसमें क्या है, द प्रोसीजर इज यूज टू रिमूव पार्ट ऑफ एन इंटरवल वर्टिब्रल डिस्क दैट इज कंप्रेसिंग द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व रूट। इसमें अगर कंप्रेशन हो गया है नर्व रूट का तो वो पार्ट है वो रिमूव करना होता है, उस प्रोसीजर को बोलते हैं डिसेक्टोमी। अब जब सेकेंड है वो क्या है, द टेसीज मेथड। वो क्या है, द टेसीज मेथड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल एंडोस्कोपिक सर्जिकल सिस्टम है वो। इट इज़ ए मिनिमल इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव हर्निएटेड डिस्क। इससे क्या होता है, हर्नियल डिस्क का ट्रीटमेंट हो जाता है, उससे वो रिमूव कर सकते हैं। अब जो लास्ट है वो क्या है, वो है न्यूक्लियोप्लास्टी। न्यूक्लियोप्लास्टी is the most advanced form of percutaneous discectomy developed to date. Tissue removal from the nucleus act to decompress the disc and relieve the pressure exerted by the disc on the nearby nerve root. ये भी nerve root के लिए ही किया जाता है। जब भी कंप्रेस हो जाए nerve root का किसी वजह से, मतलब एक्सट्रूशन की वजह से या प्रोलैप्स की वजह से या जो स्केस्ट्रेशन की वजह से जब भी कंप्रेशन हो जाता है नर्व में, तो ये जो है न्यूक्लियोप्लास्टी भी कर सकते हैं। और क्या है, लेमिनेक्टोमी भी कर सकते हैं टू रिलीव स्पाइनल स्टिनोसिस और नर्व कंप्रेशन। अब देखेंगे लंबर फ्यूजन क्या है। एंटीरियर लंबर फ्यूजन इज एन ऑपरेशन डन ऑन द फ्रंट, द एंटीरियर रीजन में करते हैं, लोअर बैक में, लोअर स्पाइन में कहाँ पे करते हैं, एंटीरियर रीजन ऑफ द लोअर स्पाइन। फ्यूजन सर्जरी हेल्प्स, ये क्या हेल्प करता है, 2 और मोर बोन्स ग्रो टुगेदर इनटू 1 सॉलिड बोन। अब लास्ट क्या है, लास्ट है टोटल जो है डिस्क रिप्लेसमेंट।
अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टोटल डिस्क रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट जिसको हम ADR बोलते हैं, और टोटल डिस्क रिप्लेसमेंट जिसको हम TDR बोलते हैं, इज ए टाइप ऑफ ऑर्थोप्लास्टी। ये क्या टाइप है, ऑर्थोप्लास्टी का। It is a surgical procedure in which degenerated intervertebral disc in the spinal column are replaced with artificial device in lumbar, lower or cervical upper spine. अब हमें देखना है प्रिवेंशन, हम कैसे बच सकते हैं डिस्क प्रॉब्लम से। अगर पेशेंट को थोड़ा सा ही पेन है तो रेस्ट लेना पेशेंट को बहुत ज़रूरी है। डाइट भी देखना है, तो स्पाइनल बेल्ट जो है, जो बेल्ट आता है स्पाइन के लिए, वो यूज़ करना है। बॉडी मैकेनिकल लंबर स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो वो क्या कर, जब आप एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो वो स्ट्रेंथ करेगा आपके जो है मसल्स को, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। सर्वाइकल स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो अगर लंबर प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी एक्सरसाइज करना है, और अगर स्पाइन सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी स्ट्रेचेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है। अब हम देखेंगे कुछ हेल्थ एजुकेशन। ऑलवेज वियर ए सीट बेल्ट, हमेशा क्या करना है, सीट बेल्ट लगाना होता है। जब भी आप गाड़ी चलाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे, तो सीट बेल्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो प्रोटेक्ट करेगा आपके स्पाइन को। प्रोटेक्ट योर हेड एंड अपर नेक बाय वियरिंग ए हेलमेट व्हेन बाइकिंग, जब भी आप बाइक चलाएंगे तो हमेशा क्या करना है, हेड पे जो है वो क्या लगाना है, बेल्ट लगाना है, एंड नेक बाय वियरिंग हेलमेट लगाना है। हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो है इंजरी से या कोई भी ट्रॉमा से बच सकेंगे। एडजस्ट योर कंप्यूटर मॉनिटर और स्क्रीन टू आई लेवल, अवॉइड स्लैपिंग, तो क्या करना है, जब भी आप कंप्यूटर का, अगर कोई जो पेशेंट है, अगर कोई पर्सन है, उसको अगर कंप्यूटर वर्क है तो उसको हमेशा जो कंप्यूटर है वो अच्छे लेवल पर रखना है, आई लेवल तक रखना है। जितना वो बेंड होगा उसका पोस्चर ख़राब हो जाएगा, जितना उसको पोस्चर ख़राब हो जाएगा तो उतना डिस्क पे जो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो है पोस्चर जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जो एडजस्ट है वो कंप्यूटर जो है वो आपको अच्छे से एडजस्ट करना है। स्लीप इज़ यूजिंग ए पिलो दैट सपोर्ट्स योर नेक, विद पिलो के बगैर नहीं, आधे क्या करते हैं वो पिलो के बगैर ही सोते हैं। पिलो के बगैर नहीं सोना है और ज़्यादा पिलो भी नहीं रखना है, तो जिससे आप कंफर्टेबल हैं। एक स्मॉल पिलो आता है, वो क्या है, एक सपोर्ट के लिए रखना है नेक को। पीरियोडिक नेक स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स एंड एक्सरसाइजेस कैन हेल्प रिलीज टेंशन एंड अवॉइड स्टिफ नेक। अब क्या करना है, जब भी आपको ज़्यादा वर्कलोड हो तो उसके बाद जो है एक्सरसाइज लेना बहुत ज़रूरी है। उससे आपके मूवमेंट्स भी ठीक हो जाएंगे, स्टिफनेस से भी आप बच जाएंगे। चाहे आपको नेक में प्रॉब्लम है, चाहे बैक में प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज से आपको स्ट्रेंथ मिलेगा और आपको जो है स्टिफनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। टॉक विद योर डॉक्टर अबाउट बोन हेल्थ, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट। अगर आपको पेशेंट अगर जो है उसको क्या करना है, अगर कभी कभी क्या है वीकनेस की वजह से, कैल्शियम जो कम होने की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से जो है वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है। वीकनेस की वजह से भी जो है पेन हो जाता है, बैक पेन हो जाता है, नेक पेन हो जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो वो आपको कुछ सप्लीमेंट देगा, विटामिन डी के सप्लीमेंट और कैल्शियम। क्वाइट स्मोकिंग अगर और वैपिंग, अगर आपको सिगरेट्स पीते हैं या कोई भी जो है अल्कोहलिज्म है या कोई भी ये करते हैं आप, पीते हैं आप, तो उसके वो जो है वो आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्या हो जाता है, डिजेनरेशन जो है स्टार्ट हो जाता है बोन्स में, तो उससे भी आपको बैक पेन, नेक पेन, लेग पेन हो सकता है। इसीलिए जो है स्मोकिंग जो है वो छोड़ना चाहिए। अब हम देखेंगे कंक्लूजन। PIVD इज़ द मोस्ट कॉमन हेल्थ डिसऑर्डर अमंग जनरल पब्लिक। जो ये डिस्क प्रॉब्लम्स है, ये क्या है, ये हर एक में हो सकता है। इसीलिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, मैंने बहुत जो है वो ज़रूरी है अपने आप को ध्यान रखना, पोस्चर ठीक से रखना, जो डाइट है वो सही तरीके से खाना, और प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, और हर एक जो ट्रामा से, इंजरी से वो हमें बचना चाहिए। थैंक यू।